Hello, friends, and welcome to the Exams Made Simple. And we are back again with the Hindu, Indian Express, and PIB news analysis for 13th of September 2021. तो आज से आप लोग को और ज़्यादा इंटरेस्टिंग और ज़्यादा इंफॉर्मेटिव एनालिसिस मिलेगा। आप लोग का केवल सपोर्ट मुझे इतना चाहिए कि प्लीज़ डू शेयर इट एंड डू शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स, डू लाइक द वीडियो। और जो भी हम एक्टिविटी करते हैं उसमें थोड़ा इंगेजमेंट आप लोग भी लीजिए, बस इतना मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूँ, ज़्यादा नहीं। एंड आज से मैं क्या करूँगा कि इंडियन एक्सप्रेस भी इसी न्यूज़ एनालिसिस में आपको जो एडिटोरियल है इंपॉर्टेंट, अगर कोई एडिटोरियल है तो वो आर्टिकल और जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो हम डिस्कस करेंगे न्यूज़पेपर की, प्लस PIB की कोई अगर इंपॉर्टेंट न्यूज़ आई है तो हम वो भी डिस्कस करेंगे। तो आई होप यू पीपल विल गिव योर सपोर्ट टू मी इन दिस थिंग। एंड हिंदू, एक्सप्रेस और PIB ये तीनों चीज़ें आपकी एक ही वीडियो में कवर हो जाएगी, एक प्लेटफॉर्म में कवर हो जाएगी। इसके अलावा आपको कुछ भी दूसरा देखने की, दूसरा करने की ज़रूरत नहीं है। आप बस इसकी नोट्स मेंटेन करें। temsis.com में मैं नोट्स ऑलरेडी प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो नोट्स में आपको मिल जाएगा, है ना। तो वहाँ से भी आप नोट्स ले सकते हैं। बट आई वॉन्ट योर सपोर्ट दैट प्लीज़ डू लाइक द वीडियो एंड डू शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स। आज का जो टारगेट अपन 1000 लाइक का 1000 लाइक्स का टारगेट रखते हैं। प्लीज़ गिव योर बेस्ट एंड मेरा भी जो 1000 लाइक्स का टारगेट है वो पूरा करने में मदद करिए। 1 person 1 लाइक वाला कंसेप्ट है। प्लीज़ डू लाइक द वीडियो। स्टार्ट करते हैं। पहले द हिंदू न्यूज़पेपर देखेंगे, उसमें सबसे पहले क्वेश्चंस देखेंगे जो आंसर्स आपको करने हैं। पहला सवाल है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द 6th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो 6th शेड्यूल के रिगार्डिंग आपके स्टेटमेंट है। पहला है, एन इंक्रीज और डिक्रीज इन द एरिया ऑफ द ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट्स अंडर द शेड्यूल रिक्वायर अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 प्रोविजन ऑफ सिटीजनशिप फॉर इमिग्रेंट्स डू नॉट अप्लाई टू एरियाज अंडर द 6th शेड्यूल। तो इनमें से कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं? 1 only, 2 only, both या none। क्वेश्चन नंबर 2 इज, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज आर मेंबर्स ऑफ एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन। इनमें से कौन सी कंट्रीज मेंबर्स हैं एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन की? फर्स्ट इज म्यांमार, सेकंड इज हांगकांग, थर्ड इज पापा न्यू गिनी, फोर्थ इज चाइनीज ताइपे। तो आपको चुनना है इनमें से कौन से कंट्रीज मेंबर्स हैं एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन की। 1, 2 and 3, 1, 2, 3 and 4, 3 and 4 या 2, 3 and 4। थर्ड क्वेश्चन इज, रंगा पहाड़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। रंगा पहाड़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। इनमें से कहाँ लोकेटेड है रंगा पहाड़? ऑप्शंस आर ए मणिपुर, बी नागालैंड, सी सिक्किम या डी छत्तीसगढ़। तो दीज आर द 3 क्वेश्चंस फॉर यू टुडे। प्लीज़ आप पॉज कर लीजिए, आप आंसर्स अटेम्प्ट करिए। प्लीज़ पॉज करके आंसर्स अटेम्प्ट करिए एंड कमेंट सेक्शन में नीचे आप आंसर्स अटेम्प्ट करिए, मैं आपको आंसर सब बता देता हूँ, ठीक है ना। तो हम शिफ्ट करते हैं अपनी वेबसाइट द एग्जाम्स मेड सिंपल temscience.com पे, जहाँ पे आंसर्स मैं आपको बता रहा हूँ। तो पहला सवाल था कि मेंबर्स कौन कौन सी हैं एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन, एपेक के मेंबर कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं। इसका आंसर है 2, 3 and 4, यानी कि हांगकांग हो गया, पापा न्यू गिनी हो गया और चाइनीज़ ताइपे हो गया। दीज आर द मेंबर्स ऑफ द एपेक, यानी कि एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन जिसको बोलते हैं, है ना। दीज आर द कंट्रीज विच आर द मेंबर्स। एपेक के 21 मेंबर कंट्रीज है, 21 मेंबर्स आर देयर, जिसमें कि यूनाइटेड स्टेट्स, ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनेई दारुसलम, कनाडा, चिली, चाइना, हांगकांग, फिर आपका इंडोनेशिया, जापान, मलेशिया, मेक्सिको, न्यूजीलैंड, पापा न्यू गिनी, पेरू, फिलीपींस, चाइनीज ताइपे, रशिया, सिंगापुर और रिपब्लिक ऑफ कोरिया, थाईलैंड एंड वियतनाम। ये कंट्रीज इसके मेंबर्स हैं। रंगा पहाड़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मैंने पूछा था कहाँ पर है, तो ये नागालैंड में लोकेटेड है। इट्स अ फॉरेस्ट रिजर्व इन नागालैंड। इट हैपन्स टू बी वन ऑफ द मोस्ट फेमस डेस्टिनेशंस इन दीमापुर, याद रखिएगा। एंड इट इज़ इन नागालैंड, याद रखिएगा विच वेर इट इज़ लोकेटेड। तीसरा सवाल मैंने पूछा था 6th शेड्यूल के रिगार्डिंग, तो एनी इंक्रीज और डिक्रीज इन द एरिया रिक्वायर्स कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, पहला स्टेटमेंट था। दूसरा कह रहा था कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 के प्रोविजंस जो हैं वो नहीं अप्लाई करते हैं टू द 6th शेड्यूल। इसका आंसर है बी, यानी कि पहला इनकरेक्ट है। पहला क्यों इनकरेक्ट है? क्योंकि इसमें आपको अगर ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट जो है उसका आपको एरिया बढ़ाना है, घटाना है, तो उसके लिए आपको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का जरूरत नहीं पड़ता है। गवर्नर केवल पब्लिक नोटिफिकेशन से इसको बढ़ाया घटा सकता है। दूसरा स्टेटमेंट जरूर सही है, क्योंकि इसमें जो है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 के प्रोविजंस लागू नहीं पड़ते हैं। दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। अब एक जो PIB की न्यूज़ थी, अब मैंने बताया था ना आपको, मैं PIB भी डिस्कस करूंगा और इंडियन एक्सप्रेस भी डिस्कस करूंगा। तो कल की जो PIB में इंपॉर्टेंट आर्टिकल आया था, कल क्योंकि संडे था तो ज़्यादा PIB में आता नहीं है, तो संडे के दिन के कारण तो
जो एकमात्र न्यूज़ थी जिसको हम काफ़ी डिटेल में डिस्कस भी करेंगे क्योंकि यूपीएससी ने ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा हुआ है इस चीज़ के ऊपर, वो है डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन, डीएमएफ, यानी कि डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन। तो क्या होते हैं डीएमएफ, क्या इनका ऑब्जेक्टिव है, मैं आपको बता दूं। तो सबसे पहली बात, तो डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन जो रहते हैं वो स्टैट्यूटरी बॉडीज होती हैं, याद रखिएगा। डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन अगर यूपीएससी पूछेगा तो डायरेक्टली ऐसा पूछ लेगा आपसे, इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी। तो बिल्कुल एक स्टैट्यूटरी बॉडी होते हैं, एस्टैब्लिश्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन इशू करता है इनको, एंड दे ड्राइव देयर लीगल स्टेटस फ्रॉम द सेक्शन 9B ऑफ माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1957। तो याद रखिएगा डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन जो है स्टैट्यूटरी बॉडी है, गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के नोटिफिकेशन से ये बनती हैं, लेकिन इनका जो लीगल स्टेटस है वो 9B ऑफ माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1957 इसके तहत होता है। याद रखिएगा मिनरल्स, माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1957, इसको अभी रिसेंटली अमेंड किया गया था 26 मार्च 2015 में, और इसका नाम रखा गया माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट 2015। ठीक है ना, याद रखिएगा 12 जनवरी 2015 को ये अमेंडमेंट एक्ट आया था। लेकिन अभी आपको याद रखना है क्या, कि डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन जो है वो स्टैट्यूटरी बॉडी होती है, ये आपको याद रखना है। स्टैब्लिशमेंट, जैसे कि हमने बताया कि स्टैब्लिशमेंट, ईच डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन एस्टैब्लिश्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन। तो स्टेट गवर्नमेंट जो है वो नोटिफिकेशन निकालती है और डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन को एज अ नॉन प्रॉफिट बॉडी, ट्रस्ट और नॉन प्रॉफिट बॉडी के रूप में स्टैब्लिश किया जाता है। याद रखिएगा, इट इज स्टैब्लिश्ड एज अ ट्रस्ट और नॉन प्रॉफिट बॉडी इन द माइनिंग ऑपरेशन अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट। याद रखिएगा माइनिंग ऑपरेशन अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स में इसको डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन को स्टेट गवर्नमेंट इशू करती है एज अ नोटिफिकेशन। याद रखिएगा बाय नोटिफिकेशन एज अ ट्रस्ट और नॉट प्रॉफिट बॉडी, नॉट फॉर प्रॉफिट बॉडी। अभी रिसेंटली इसके ऑब्जेक्टिव्स मैं आपको बता दूं कि जो ऑब्जेक्टिव है डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन का वो है इज टू वर्क फॉर द इंटरेस्ट ऑन द बेनिफिट ऑफ द पर्संस एंड एरियाज अफेक्टेड बाय माइनिंग रिलेटेड ऑपरेशंस। तो ऐसे लोग, ऐसे एरियाज जो कि माइनिंग रिलेटेड ऑपरेशंस के कारण इम्पैक्ट में आए हैं, उनके वेलफेयर के लिए डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन जो है वो बनाया जाता है। ठीक है ना, याद रखिएगा सिंपल सी बात क्या है, ऐसे एरियाज जहाँ पे माइनिंग के कारण लोग या वहाँ की लोकेशन जो है वो इम्पैक्ट हुई है, वहाँ के लिए ये उन ऑपरेशंस के लिए इसको यूज़ किया जाता है डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन को। अभी एक सबसे बड़ी स्कीम आई थी प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना। प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना जो है, जिसको PMKKY भी कहा जाता है, प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना। अब ये जो स्कीम थी ये बेसिकली इसीलिए आई थी कि जो एरियाज माइनिंग के कारण इम्पैक्ट में है, यानी कि माइनिंग के कारण जिन एरियाज को नुकसान पहुंच रहा है, उन एरियाज के लिए बेसिकली ये आपका प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना जैसी स्कीम के कारण ही डीएमएफ जो है वो वोग में आए। और डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन का काम यही है बेसिकली कि जो खनिज क्षेत्र जो भी हैं जहाँ पे मिनरल रीजन्स है, जहाँ पे माइनिंग हो रही है और वहाँ के लोगों के ऊपर या एरियाज़ के ऊपर इम्पैक्ट पड़ रहा है, तो वहाँ का जो बेसिकली डीएमएफ का जो फंड है, तो डीएमएफ के फंड का यूज़ किया जाएगा उन लोगों के बेनिफिट के लिए, इन सब के लिए। ठीक है ना, तो दैट वाज द थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट। तो कुल मिलाकर के एक और चीज़ है कि प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना स्कीम का क्या था बेसिकली ऑब्जेक्टिव, टू इम्प्लीमेंट वेरियस डेवलपमेंटल एंड वेलफेयर प्रोजेक्ट्स इन माइनिंग अफेक्टेड एरियाज। तो माइनिंग अफेक्टेड एरियाज में गवर्नमेंट के वेलफेयर प्रोजेक्ट्स और प्रोग्राम्स को इंप्लीमेंट करना। और मैंने ऊपर आपको कहा कि फंड जो इसका आएगा वो डीएमएफ के फंड से आएंगे, डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन के फंड से आएगा। दूसरा था टू मिटिगेट और मिनिमाइज द एडवर्स इम्पैक्ट ड्यूरिंग एंड आफ्टर द माइनिंग ऑन द इन्वायरमेंट, हेल्थ एंड सोशो इकोनॉमिक्स ऑफ द पीपल। तो यहाँ पे लोगों के ऊपर जो इन्वायरमेंट के ऊपर जो इम्पैक्ट पड़ने वाला है मिनरल रिच रीजन में या मिनरल माइनिंग होने वाले रीजन में, तो उसको कम करना। एंड टू इंश्योर लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल लाइवलीहुड फॉर द अफेक्टेड पीपल इन माइनिंग एरियाज में सस्टेनेबल लाइवलीहुड प्रोवाइड करना भी एक एम है आपके प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना स्कीम का। सो दीज आर द 3 थिंग्स जो हमने पढ़ी कल के PIB से। प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना, डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन, उसका फॉर्मेशन, उसका ऑब्जेक्टिव, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की। आगे मूव करते हैं हिंदू। तो पहली न्यूज़ जो है यहाँ पे फ्रंट पेज से है। फ्रंट पेज में NV रामना जी जो कि CJI हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, 48th CJI हैं। ये भी आपको याद रखना है कि 48th CJI हैं। इनके रिगार्डिंग मैं आपको बता दूं, सबसे पहली बात तो इन्होंने रिसेंटली एक होल्ड किया था यूथ और उनके ऊपर एक 128th एनिवर्सरी हुई थी हिस्टोरिक शिकागो एड्रेस की ऑफ स्वामी विवेकानंद। उसको ये होल्ड कर रहे थे जिसमें उन्होंने यूथ के बारे में, स्वामी विवेकानंद जी के बारे में काफ़ी चीज़ें
बताई। 128th एनिवर्सरी थी हिस्टोरिक शिकागो एड्रेस की। आप सबको पता है कि 1893 में शिकागो एड्रेस हुआ था, 1893 में हुआ था, अभी उसके 128th ईयर है। तो अब थोड़ा सा इनके बारे में उन्होंने एन.वी. रामना जी ने कहा कि ही वॉज यूथ हु डिड नॉट टॉलरेटेड इनजस्टिस, ही वॉज मतलब नॉट टॉलरेटिंग इनजस्टिस नाइदर टू हिम नॉट टू अदर्स। उनके साथ इनजस्टिस हो रहा था वो तो वो नहीं सहते थे, दूसरों के साथ होता था वो भी वो नहीं सहते थे। दे डिड नॉट कॉम्प्रोमाइज विद देयर आइडियल्स, अपने आइडियल्स के साथ उन्होंने कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। एंड नॉट ओनली सेल्फलेस बट ऑल्सो एडवेंचरस, सेल्फलेस बस नहीं लेकिन एडवेंचरस भी थे वो लोग, है ना। थोड़ा सा मैंने यहाँ पे अलग से, अब ये तो देखो थोड़ा एब्स्ट्रैक्ट बातें हैं जो कि एन.वी. रामना जी ने की, मैं थोड़ा फैक्चुअल में आता हूँ जो कि आपको यूपीएससी एग्जामिनेशन में या दूसरे एग्जामों में मदद करेगी। पहला जो यहाँ पे स्वामी विवेकानंद जी के बारे में बता दूं कि ही वॉज रिलेटेड टू एनलाइटनमेंट ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड अबाउट हिंदुइज्म, है ना। वेस्टर्न वर्ल्ड को हिंदुइज्म के रिगार्डिंग थोड़ा इनलाइटन करने का काम किया। ही वॉज एन आर्डेंट डिसाइपल ऑफ श्री रामकृष्ण परमहंस, रामकृष्ण परमहंस के डिसाइपल थे। एंड रामकृष्ण परमहंस वॉज इन हिमसेल्फ अ मेजर फोर्स इन द रिवाइवल ऑफ हिंदुइज्म इन इंडिया। ही पुश्ड द नेशनल इंटीग्रेशन इन colonial India and his famous speech remains as one of that he gave in Chicago in 1893 Parliament of World Religions। Parliament of World Religions जो हुई थी 1893 में, वहाँ पे उन्होंने स्पीच दिया था। 1984 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर्ड 12 जनवरी द बर्थडे ऑफ स्वामी विवेकानंद विल बी सेलिब्रेटेड एज नेशनल यूथ डे। 1984 में 1984 में गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया था कि यूथ डे, नेशनल यूथ डे जो होगा वो 12 जनवरी को होगा। अगर इनके कॉन्ट्रीब्यूशंस की बात करें तो जिनका असली नाम था स्वामी विवेकानंद का वो नरेंद्र नाथ दत्त था, नरेंद्र नाथ दत्त। एंड ही वॉज बॉर्न इन कोलकाता इन 12 जनवरी 1863, याद रखेगा। एंड ही इज़ नोन टू हैव इंट्रोड्यूस्ड द हिंदू फिलोसफीज ऑफ योगा एंड वेदांता इन द वेस्ट। तो वेस्ट में इन्होंने हिंदू फिलोसफीज ऑफ योगा एंड वेदांत को इंट्रोड्यूस किया। एंड नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने विवेकानंद जी को मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया कहा है। 1893 में विवेकानंद ने बेसिकली, मैंने बताया जैसा कि आपको शिकागो में सम्मेलन में वो वर्ल्ड रिलीजन पार्लियामेंट में पार्टिसिपेट किया। ही फॉर्म्ड द रामकृष्ण मिशन इन 1897। 1897 में इन्होंने रामकृष्ण मिशन की शुरुआत की। एंड विवेकानंद जो नाम था वो महाराजा अजीत सिंह जो थे ऑफ खेतरी स्टेट, तो खेतरी स्टेट के महाराजा अजीत सिंह के रिक्वेस्ट में 1893 में विवेकानंद जो नाम था इनके साथ वो जुड़ा था। एंड 1897 में मैंने आपको बताया कि इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। एंड 1899 में ही इस्टेब्लिश द बेलूर मठ हिज परमानेंट अबोर्ड। तो बेलूर मठ की स्थापना इन्होंने 1899 में की थी, 1899 में। एंड ही प्रीच्ड न्यू वेदांता विच इज एन इंटरप्रिटेशन ऑफ हिंदुइज्म थ्रू वेस्टर्न लेंस। याद रखेगा, न्यू वेदांता, ये न्यू वेदांता कहना चाहिए, इंटरप्रिटेशन ऑफ हिंदुइज्म थ्रू अ वेस्टर्न लेंस। एंड बिलीव्ड इन कंबाइनिंग स्पिरिचुअलिटी विद मटेरियल प्रोग्रेस। ही बिलीव्ड इन कंबाइनिंग स्पिरिचुअलिटी विद मटेरियल प्रोग्रेस। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दीज थिंग्स, आपको समझ में आ गया होगा। भूपेंद्र पटेल टू बी द नेक्स्ट गुजरात सीएम, ये भी एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कि भूपेंद्र पटेल विल बी द नेक्स्ट गुजरात सीएम, ये आप याद रखेगा, है ना। आगे मूव करते हैं, देखते हैं कौन से और न्यूज़ आइटम्स हैं इंपॉर्टेंट फ्रॉम द हिंदू ओनली। तो हम आते हैं 8 नंबर पेज पे। LCA MK2 टू रोल आउट टू नेक्स्ट ईयर, फर्स्ट फ्लाइट इन 2023। तो LCA MK2 क्या है? ये है लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट MK2 जो रिलीज़ है वो 2023 तक चला गया है, फर्स्ट फ्लाइट 2023 तक चला गया है। एंड रिलीज़ नेक्स्ट ईयर हो गया है, रिलीज़ नेक्स्ट ईयर है, लेकिन फर्स्ट फ्लाइट विल बी इन 2023। याद रखिएगा LCA MK2 होता क्या है? यह है लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट MK2, याद रखिएगा, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट इसको बोलते हैं, ठीक है ना, याद रखिएगा, दिस इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा इसको बनाया किसने? तो इसको बनाया हॉल ने है, HAL, याद रखिएगा HAL हॉल ने इसको बनाया है। एंड ये जो एयरक्राफ्ट है LCA MK2, ये LCA का एडवांस्ड वर्जन है, याद रखिएगा। इसके पहले लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट आया था, उसका एडवांस्ड वर्जन। अब वर्जन एडवांस्ड है तो फीचर भी एडवांस्ड होंगे, ऑब्वियस सी बात है। सो दिस एयरक्राफ्ट फीचर्स इनहैंस्ड रेंज एंड एंड्योरेंस इंक्लूडिंग एन ऑनबोर्ड ऑक्सीजन जनरेटिंग सिस्टम। तो ये LCA MK2 की खास बात क्या है कि इसकी इनहैंस्ड रेंज है, इसका एंड्योरेंस ज़्यादा है, एंड ऑन बोर्ड इसके ऑक्सीजन जनरेटिंग सिस्टम, इसके साथ ही अटैच्ड एक ऑक्सीजन जनरेटिंग सिस्टम भी लगा हुआ है। तो दैट इज़ द थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। एंड इसके अलावा ये जो ये एयरक्राफ्ट जो है इसमें अगर हम देखें तो दिस इज इंटीग्रेटेड ऑन द स्पाइस 2000 विल ऑल्सो बी इंटीग्रेटेड ऑन द MK2 एंड
कि ये हैवियर रहेगा एंड मच मोर कैपेबल एयरक्राफ्ट दैन द करंट वर्जन ऑफ LCA। तो ये हैवियर तो रहेगा लेकिन और ज़्यादा कैपेबल रहेगा। 1350 मिलीमीटर लॉन्गर फीचरिंग कैनार्ड्स हैं इसमें एंड इसका जो पेलोड कैरिंग कैपेसिटी है वो 6500 किलोग्राम है। अभी जो करंट LCA वर्जन है वो 3500 किलोग्राम कैरी करता है। करंट LCA वर्जन जो है वो 3500 कैरी करता है और जो ये वाला है ये 6500 किलोग्राम कैरी करेगा। तो आप देख सकते हैं कि LCA MK2 जो है काफ़ी ज़्यादा एडवांस्ड है। अगली जो न्यूज़ है वो है नेटग्रिड टू फाइनली सी द लाइट ऑफ द डे। नेटग्रिड जो है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कहा है वी आर सून एक्सपेक्टिंग टू लॉन्च द नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड और नेटग्रिड जिसको हम बोलते हैं। तो नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड या नेटग्रिड को लॉन्च करने वाले हैं, प्राइम मिनिस्टर ने इसका वो दे दिया है। विच विल बी प्रोवाइडिंग अ कटिंग एज टेक्नोलॉजी टू इनहांस इंडियाज काउंटर टेरर कैपेबिलिटीज। अब नेटग्रिड आपको पता होना चाहिए कि काउंटर टेरर कैपेबिलिटीज को मजबूत करने के लिए बनाया गया है। सबसे पहली बात तो नेटग्रिड का जो इंसेप्शन है वो कब से हुआ मैं आपको बता दूं। नेटग्रिड जो है फर्स्ट कंसेप्चुअलाइज हुआ 2009 में। एक्चुअली 2008 में आप सबको पता है कि मुंबई अटैक होते हैं, 2008 में मुंबई टेरर अटैक्स होते हैं। उसके एक साल बाद यानी कि 2009 में नेटग्रिड जो था इसको कंसेप्चुअलाइज किया गया एंड इट बिकेम वन स्टॉप डेस्टिनेशन फॉर सिक्योरिटी एंड इंटेलिजेंस एजेंसीज। याद रखिएगा, देन इट बिकेम द वन स्टॉप डेस्टिनेशन फॉर सिक्योरिटी एंड इंटेलिजेंस एजेंसीज टू एक्सेस डेटाबेस रिलेटेड टू इमिग्रेशन एंट्री एंड एग्जिट। ठीक है ना। तो जब इसको स्टार्ट किया गया था तो इंटेलिजेंस एजेंसीज डेटा एक्सेस कर सकें, इसलिए अब क्या होगा देखो सिंपल सी बात है, एक नेटग्रिड नाम का जैसे ये प्लेटफॉर्म है, ये नेटग्रिड प्लेटफॉर्म है। अब यहाँ पे इंफॉर्मेशन है, अब कुछ अलग अलग इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं, ये 8 9 10 एजेंसीज ऐसी हैं जो कि जा करके यहाँ नेटग्रिड से इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकती हैं। ठीक है ना, दे कैन कलेक्ट इन्फॉर्मेशन और यहाँ से फिर वो डेटा माइनिंग और ये सब करके इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है वो रिलीज़ करेंगे। तो कौन से ऐसी बॉडीज़ हैं जो डेटा एक्सेस कर सकती हैं, तो लेट मी टेल यू द लिस्ट ऑफ द एजेंसीज दैट कैन सी द डेटा। दिस डेटा कैन बी एक्सेस्ड बाय डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सेंट्रल एक्साइज इंटेलिजेंस। सेंट्रल एक्साइज इंटेलिजेंस कर सकता है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम्स कर सकता है, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो कर सकता है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट कर सकता है, डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस कर सकता है, सेंट्रल बोर्ड सकता है, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट कर सकता है, CBI कर सकता है, इंटेलिजेंस ब्यूरो कर सकता है, रॉ कर सकता है। तो दीज आर द बॉडीज, दीज आर द आई थिंक 10 बॉडीज जो कि डेटा एक्सेस कर सकती हैं फ्रॉम द नेट ग्रिड। ये भी आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी चीज़ इंपॉर्टेंट है कि कौन कौन सी बॉडीज डेटा ले सकती हैं। एंड नेट ग्रिड इज बेसिकली कुछ अपोजिशन भी है कई लोग इसमें, क्योंकि प्राइवेसी का अपोजिशन है। लोग कह रहे हैं कि प्राइवेसी कंसर्न्स हैं, लीकेज हो सकता है, कॉन्फिडेंशियल पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो उसका लीकेज हो सकता है। एंड ये सब जो डर है वो सही भी है, क्योंकि इंडिया में अभी भी जो प्राइवेसी और डाटा सिक्योरिटी का रिजीम है वो ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है ना। इंडिया में आज भी प्राइवेसी और डाटा सिक्योरिटी का रिजीम स्ट्रांग नहीं है। इस कारण से ये जो कंसर्न्स है बिल्कुल वैलिड कंसर्न्स है, और ऐसा ना हो कि डेटा जो है मिसयूज़ होना शुरू हो जाती है। तीसरा कंसर्न है कि डेटा का मिसयूज़ भी हो सकता है। देखो ठीक है ना, हमेशा ये टेरर रिलेटेड चीज़ें ही नहीं रहेंगी, कई लोग इसको अपोज मिसयूज़ भी कर सकते हैं। दिस डेटा कैन बी मिसयूज्ड, दिस डेटा कैन बी सोल्ड, कुछ भी चीज़ें हो सकती हैं जो कि इशूज़ हैं। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस नेटग्रिड थिंग ऑल्सो, आपको ये समझ में आ गया होगा। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम्स है जिसके बारे में हमको डिस्कस करना है। यू कैन मूव विद मी। कल नीट का एग्जाम था, आई होप आप लोग के घर में परिवारों में से अगर कोई दे रहा हो तो उसने कहा अच्छा गया होगा पेपर। आई विश यू पीपल द बेस्ट फॉर द रिजल्ट्स, है ना। वाइस प्रेसिडेंट पेज होमेज टू सुब्रमण्या भारती। तो सुब्रमण्या भारती को होमेज ये वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू जी ने दिया। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा सुब्रमण्यम भारती जी के बारे में आपको बता दूँ। सुब्रमण्या भारती वॉज द तमिल राइटर पोएट जर्नलिस्ट, तमिल राइटर पोएट जर्नलिस्ट, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्टिविस्ट भी थे, ये सोशल रिफॉर्मर भी थे, पॉलीग्लॉट भी थे। ठीक है ना, याद रखिएगा पॉलीग्लॉट यानी जो बहुत सारी लैंग्वेज बोल सके। ठीक है ना। सुब्रमण्य भारती तमिल राइटर पोएट जर्नलिस्ट थे, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्टिविस्ट थे, सोशल रिफॉर्मर थे एंड अ पॉलीग्लॉट। इनका पॉपुलर जो नेम था वो था महाकवि भारती। याद रखिएगा, हिज पॉपुलर नेम वाज महाकवि भारती, महाकवि भारती, हिज popular name was this, है ना। and he gave his contribution in the Tamil poetry and is considered one of the greatest Tamil literary figures of all time, one of the greatest Tamil literary figures of all time इनको कहा जाता है। he fought for the emancipation of women, against child marriage, stood for reforming Brahmanism and religion। तो कौन कौन सी चीज़ों के लिए लड़ रहे थे ये? emancipation of women, women के freedom के लिए, women के liberation के लिए लड़ रहे थे, child marriage के against लड़ रहे थे, he stood for
फॉर रिफॉर्मिंग द ब्राह्मणिज्म एंड रिलीजन. ही वॉज ऑल्सो शोइंग सॉलिडारिटी विद द दलित्स एंड मुस्लिम्स. तो याद रखिएगा ब्राह्मणिज्म का जो रिफॉर्म है, सॉलिडारिटी विद द दलित्स एंड मुस्लिम्स, अगेंस्ट चाइल्ड मैरिज एंड फॉर द इमेंसिपेशन ऑफ वुमेन. ये इनके मेन जो थे वो एरियाज थे जहाँ पे इन्होंने काम किया. इन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखिएगा कि इंडियन नेशनल कांग्रेस जो कैलकाटा सेशन था दादा भाई नौरोजी के अंतर्गत, जिसमें स्वराज की घोषणा की गई थी दादा भाई नौरोजी द्वारा, वो उन्होंने अटेंड किया था, याद रखिएगा. एंड बॉयकॉट ऑफ ब्रिटिश गुड्स एंड स्वराज, ये दोनों में वो थे. देन सुब्रमण्य भारती ऑल्सो पार्टिसिपेटेड इन द 1907 सूरत सेशन. तो 1907 में सूरत सेशन में इन्होंने पार्टिसिपेट किया था और इन्होंने सपोर्ट किया था तिलक को. ही सपोर्टेड तिलक इन दैट. तो यह भी याद रखेगा कि ही सपोर्टेड तिलक इन दैट इन 1907 सूरत सेशन, जिसमें स्प्लिट हुआ था, कांग्रेस का स्प्लिट हुआ था, है ना. दैट इज अगेन आई थिंक सूरत स्प्लिट, आप सब जानते हैं. तो इन दैट ही पार्टिसिपेटेड. आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम्स है जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है. ईरान टू अलाउ न्यूक्लियर सर्वेलेंस. ईरान जो है वो न्यूक्लियर सर्वेलेंस को अलाउ करने के लिए तैयार हो चुका है. ईरान ने IAEA को अप्रूवल दे दिया है कि भैया आप अपने नए मेमोरी कार्ड इंस्टॉल कर लो, आप फिर से सर्वेलेंस कैमराज लगा के देखना शुरू कर दो. हम न्यूक्लियर साइट्स में न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का यूज़ पीसफुल मीन के अलावा दूसरे अलग चीज़ों के लिए नहीं कर रहे हैं. हम उनका एनरिचमेंट अब नहीं करेंगे. तो कुल मिलाकर के ईरान जो है वो न्यूक्लियर डील में वापस आ रहा है. ईरान में अभी लीडरशिप चेंज हुई, आप सबको पता है. इब्राहिम राइसी जो थे, ही वॉज द लीडर एंड ही इज़ द न्यू लीडर. एंड ऐसे में एक अच्छी घटना इसलिए भी है क्योंकि अगर ये न्यूक्लियर डील आ जाती है, दोबारा से ट्रैक पे आ जाती है, तो हो सकता है कि इनके ऊपर जो सैंक्शंस लगे वो हट जाए और इंडिया जो है वो अपनी ईरान से रिलेशनशिप अच्छे कर ले. क्योंकि इंडिया जो है थोड़ा रुका हुआ है बिकॉज ऑफ द सैंक्शंस. इंडिया केवल सैंक्शंस के कारण ही थोड़ा बहुत रुका हुआ है. एंड इंडिया ऑल्सो वॉन्ट्स दैट के सैंक्शंस हट जाए ताकि वो फ्रीली ईरान के साथ डील कर सकें. एंड दिस इज अ गुड न्यूज़ फॉर द वर्ल्ड. कार्टूनिस्ट जर्नलिस्ट चार्ज अंडर बांग्लादेश इंटरनेट लॉ. तो बांग्लादेश में एक स्ट्रिक्ट इंटरनेट लॉ है ना, डिजिटल लॉ है, इंटरनेट लॉ है, जिसके थ्रू जो ये कार्टूनिस्ट हैं, जर्नलिस्ट हैं, दे आर चार्ज्ड एंड इनको 10 साल तक की सज़ा दी जा रही है. ठीक है ना. अभी रिसेंटली हाई प्रोफाइल कार्टूनिस्ट एंड स्वीडन बेस्ड जर्नलिस्ट, दे वर अमंग 7 men who were charged on Sunday under the बांग्लादेश इंटरनेट लॉ. तो बांग्लादेश इंटरनेट लॉ में बेसिकली इनको किया गया है एंड इसका काफ़ी ज़्यादा अपोज भी किया जा रहा है. ठीक है ना. इट इज़ बीइंग अपोज्ड देयर एंड 10 साल तक की सज़ा का प्रावधान भी दिया गया है. तो अगर आपसे कोई पूछे कि रिसेंटली कार्टूनिस्ट जर्नलिस्ट 10 साल की सज़ा या कोई ऐसा लॉ किस कंट्री में है, तो बांग्लादेश में ऐसा लॉ. वैसे बहुत सारी कंट्रीज़ में है, कोई आपसे पूछेगा नहीं, बट फॉर योर नॉलेज आपको पता होना चाहिए. नॉर्वे गोज टू पोल्स विथ क्लाइमेट ऑन एजेंडा. तो यहाँ पे नॉर्थ सी ऑयल एंड गैस हैज़ हेल्ड मेक नॉर्वे वन ऑफ द वेल्दीस्ट कंट्रीज. एक इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आपको कोई ये पूछा कोई कि नॉर्वे इतना रिच क्यों है, तो नॉर्थ सी का जो ऑयल एंड गैस है ना, दैट हैज हेल्प्ड नॉर्वे टू बिकम वन ऑफ द वेल्दीस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड. याद रखेगा, जो नदन सी नॉर्थ सी का जो कहना चाहिए ऑयल एंड गैस है, दैट हैज हेल्प्ड द नॉर्वे टू बिकम वन ऑफ द वेल्दीस्ट कंट्रीज. ठीक है ना. नाउ द नॉर्वे इज गोइंग टू पोल्स एंड इन पोल्स द मेजर जो थीम इस बार रखी गई वो क्लाइमेट चेंज को रखा गया. जो मेजर इशू रखा गया है वो क्लाइमेट चेंज का रखा गया. तो ये भी आपको पता होना ज़रूरी है. द मेन एजेंडा इज क्लाइमेट चेंज. ठीक है ना. तो इसी के साथ हमने हिंदू की जो न्यूज़ पार्ट है वो हमने कंप्लीट किया, है ना. एडिटोरियल पे हम आ जाते हैं. लेट्स सी द एडिटोरियल ऑफ द हिंदू. पहला जो एडिटोरियल हम डिस्कस करेंगे वो है अ ग्लोबल वॉर ऑन टेरर विद नो टेंजिबल रिजल्ट्स. अब ये जो आर्टिकल है ये ब्रह्म चिल्लानी ने लिखा है. ये आर्टिकल है GS2 का, जो कि इंटरनेशनल रिलेशंस के ऊपर है. GS2 के ऊपर ये चीज़ पूछी जा सकती है पॉलिटी में, तालिबान से रिलेटेड या टेरर से रिलेटेड या इंडिया ऑस्ट्रेलिया से, इंडिया USA से रिलेटेड चीज़ों में. तो GS2 का टॉपिक है. सबसे पहली बात जो ऑथर ने यहाँ पे कही है वो ये कही है कि अगर एक चीज़ इस वॉर ने की है, जो अमेरिका ने फॉरएवर वॉर लड़ा, ये 20 सालों तक जो लड़ाई लड़ी, तो इसने एक ही चीज़ की है कि इसने वर्ल्ड को और ज़्यादा अनसेफ प्लेस बना दिया है. ठीक है ना. इस वॉर से कोई सेफ्टी नहीं बढ़ी है वर्ल्ड की. जैसा हम 2001 में थे उससे ज़्यादा बुरी कंडीशन में 2021 में छोड़ के जा रहा है USA. सो एनीथिंग दिस वॉर हैज़ डन, इट हैज़ मेड वर्ल्ड अ लेस सेफर प्लेस. दिस इज व्हाट द ऑथर सेज. तो ऑथर ने ये कहा है कि अगर एक चीज़ इस वॉर ने की है तो ये की है कि इस वॉर ने वर्ल्ड को और ज़्यादा अनसेफ बना दिया है. ठीक है ना. अनसेफ बना दिया है.
As per author, the Taliban's defeat of the world's most powerful military represents the greatest victory of violent Islamists. तो जो जिहादिज़म है, हिस्ट्री ऑफ, अगर हम जिहादिज़म की हिस्ट्री उठा करके देखें तो ये जो अमेरिका के ऊपर जीत है तालिबान की, एक तरीके से ये अमेरिका के ऊपर जीत कहलाई जाएगी तालिबान की या अफगानिस्तान की फोर्सेस की। तो तालिबान की जो ये जीत है अमेरिका के ऊपर, दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट वायलेंट इस्लामिस्ट विक्ट्री ऑफ इन द हिस्ट्री ऑफ जिहादिज़म। ऑथर के अकॉर्डिंग जिहादिज्म की हिस्ट्री में सबसे बड़ी वॉयलेंट विक्ट्री है अगर आप देखें तो टेरर ग्रुप्स की। इसके बाद ऑथर ने दो चीज़ें डिस्कस की हैं। लॉस टू इंडिया, इंडिया को क्या लॉस हो रहा है। इंडिया को लॉस ये हो रहा है, पहली चीज लॉस है वो है कि अफगानिस्तान के हम पड़ोसी हैं, वी आर शेयरिंग बॉर्डर विद अफगानिस्तान। तो सबसे बड़ा लॉस ये है कि इंडिया अगर बॉर्डर शेयर कर रहा है अफगानिस्तान से, इसका मतलब है कि इंडिया की सॉइल को भी यूज़ किया जाएगा फॉर टेरर एक्टिविटीज़। टेरर एक्टिविटीज़ के लिए अफगानिस्तान जो है अगला टारगेट इंडिया को बना सकता है। आप सबको ऑलरेडी पता होगा कि तालिबान वैसे भी खुरासन में विश्वास रखते हैं, जो खुरासन का एरिया है वो इंडिया से भी होकर गुजरता है। इनकी जो फिलॉसफी है खुरासन की वो इंडिया से ये गुजारते हैं, और ऐसे में ये इंडिया में भी इस तरीके से थोड़ा वायलेंस, या कहना चाहिए कि वायलेंस के साथ साथ ये लोग थोड़ा बहुत अटैक करने की कोशिश कर सकते हैं। तो द फर्स्ट लॉस टू इंडिया इज दैट इंडिया कैन बी अ टारगेट फॉर द अफगानिस्तान टेररिस्ट नाउ। ये अफगानिस्तान के जो ये तालिबानी टेररिस्ट हैं इनके लिए इंडिया टारगेट हो सकता है। दूसरा जो लॉस हुआ इंडिया को ये है कि चाइना ऑलरेडी एक फ्रंट से हमको ट्रेवल कर रहा था। वी वर ऑलरेडी बीइंग इन ट्रेवल फ्रॉम वन एंड, हम एक तरफ से ऑलरेडी ट्रेवल में थे फ्रॉम चाइना, एंड नाउ ये जो साइड है यहाँ पे अफगानिस्तान वाला जो साइड है यहाँ पे भी हम ट्रेवल्स में रहेंगे। सो कुल मिलाकर के दोनों फ्रंट एक तरह से ओपन हो चुके हैं फॉर दीज एक्टिविटीज। तो कुल मिलाकर के दीज आर द मेजर लॉसेस टू इंडिया, है ना। अब यहाँ पे ऑथर ने ये भी कहा कि जो ये अफगानिस्तान का जो डिसीजन था अफगानिस्तान से बाहर आने का अमेरिका का, वो केवल अफगानिस्तान को इम्पैक्ट नहीं पहुंचा रहा था, वो पूरे वर्ल्ड को इम्पैक्ट पहुंचा रहा था। आपको ये समझना चाहिए था कि वर्ल्ड में एक ऐसा ग्रुप है, एक टेरर ग्रुप है जो कि इस तरीके से अपनी पैठ बना लेगा। ये चीज़ अमेरिका ने नहीं सोची। दूसरी चीज़ अमेरिका ने ये नहीं सोची कि दूसरी जो कंट्रीज लड़ रही हैं, फॉर एग्जाम्पल ताइवान लड़ रहा है कि हम भैया रिपब्लिक ऑफ चाइना बनेंगे, यूक्रेन उधर रशिया से लड़ रहा है, ऐसी कंट्रीज में भी आपको जगह मिली है, आपको थोड़ा थोड़ा बेस वहां प्रोवाइड किया गया है। तो वो लोग तो बेचारे किस भरोसे आपके दम से लड़े, वो उनको तो यही लगेगा ना कि आप जैसे आज अफगानिस्तान को आपने छोड़ा है कल को आप उनको भी छोड़ देंगे। तो कुल मिलाकर के ऑथर ने कहा कि जो कॉन्फिडेंस है, जो वर्ल्ड का जो कॉन्फिडेंस है आपके ऊपर, वो कहीं ना कहीं घटा है, दैट हैज डिक्रीज। तो केवल ये आपको इंपैक्ट नहीं कर रहा है, इट इज इंपैक्टिंग द वर्ल्ड एज अ होल। फिर इसके बाद ऑथर ने जो बाइडन की बुराई करते हुए ये कहा कि भैया जो बाइडन को यही नहीं क्लियर है, अमेरिकन आर इन ग्रेट कन्फ्यूजन। अमेरिकन जो है वो काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन में है। क्यों? पहली चीज़ जो वो करते हैं, वाई अमेरिकन आर इन कन्फ्यूजन, या कहना चाहिए कि क्यों अमेरिकन की पॉलिसी गलत है। फर्स्ट इज दे आर डिस्टिंग्विशिंग बिटवीन गुड एंड बैड टेररिस्ट। पहली चीज़ तो गुड और बैड टेररिस्ट जैसी कोई चीज़ नहीं होती। पहली चीज़ कि ये टेररिज्म इज टेररिज्म, देयर इज नो गुड टेररिज्म, देयर इज नो बैड टेररिज्म। दूसरी चीज़, अमेरिका को यही नहीं पता कि कौन किसके फेवर में है। अमेरिका को ये लगता है, यानी जो बाइडन को ये लगता है कि तालिबान जो है वो ISIS के, यानी कि जो इस्लामिक स्टेट खुरासन है उसका दुश्मन है ना। लेकिन तालिबान ने पावर में आते ही सबसे पहले क्या किया कि जो थाउजेंड्स ऑफ ISIS के प्रिजनर्स थे अफगान जेल्स में, उनको छुड़ाया है। तो कुल मिलाकर के अमेरिका की जो फिलॉसफी थी कि भैया ये तो दुश्मन है एक दूसरे के, वो कहीं ना कहीं गलत हो गई है। तो अमेरिका को यही नहीं क्लियर है कि हु इज फॉर्मिंग एन एलाई विद हुम, कौन किसके साथ दोस्ती कर रहा है, अमेरिका को ये क्लियर नहीं है। फिर इसके बाद ऑथर ने ये कहा कि अगर हम याद करें लास्ट टाइम जो तालिबान न्यूज़ में था, तो बामियान बुद्धा 2001 बामियान बुद्धा को उन्होंने तोड़ा था, है ना। 20th एनिवर्सरी न केवल ये 9/11 की है, बल्कि बामियान बुद्धा के लिए भी 20 साल हो चुके हैं लगभग, है ना। तो बामियान बुद्धा का डिस्ट्रक्शन को 20 साल हो चुके हैं। ये 9/11 की एनिवर्सरी 20 साल, 9/11 याद रखिएगा, जो कितने बड़े अटैक्स थे अमेरिका के ऊपर ट्विन टावर पे, उनके 20 साल पूरे हो गए। तो ऑथर ने बोला कि ये जो 9/11 की 20वीं एनिवर्सरी है, इसमें क्या मैसेज हमको मिलता है, व्हाट मैसेज कैन वी टेक फ्रॉम दिस 20th एनिवर्सरी। फर्स्ट मैसेज इज दैट स्टॉप किसिंग द टेरर रेजिम्स। आपको ये जो आप गले लग रहे हैं, किस कर रहे हैं टेरर रेजिम्स को, वो आपको बंद करना पड़ेगा, है ना कहीं आपको ये सजदा और पाइबोस जो आप कर रहे हो ना टेररिस्ट के साथ, वो आपको बंद करना पड़ेगा। एंड यू हैव टू स्टॉप डिस्टिंग्विशिंग इन टर्म्स ऑफ गुड एंड बैड टेररिज्म। आपको ये गुड टेररिज्म बैड टेररिज्म शोभा नहीं देता, इसको बंद करो।
देन फाइट अगेंस्ट टेररिज्म जो है वो डिरेल हो चुकी है, इसलिए एक नए कंसेंसस को बनाने की ज़रूरत है ताकि दोबारा से जो टेररिस्ट थ्रोन में बैठ चुके हैं उनको डिथ्रोन किया जा सके। तो ऑथर ने ये सारी चीज़ें कही इन दिस आर्टिकल। अब मैंने चूंकि बामियान बुद्धा का नाम लिया था तो लेट मी टेल यू अबाउट बामियान बुद्धा अभी थोड़ा सा आपको बता दूं, है ना। तो देखो बामियान बुद्धा बेसिकली 6th सेंचुरी मॉन्यूमेंटल स्टैच्यूज हैं बुद्धा के, गौतम बुद्धा के एंड वायरोकाना बुद्धा के, बोथ इन द बामियान वैली ऑफ सेंट्रल अफगानिस्तान। तो बामियान वैली है सेंट्रल अफगानिस्तान की, यहाँ पर ये बनाए गए हैं बेसिकली। एंड इसमें दो बुद्धा है, एक ईस्टर्न बुद्धा है, एक वेस्टर्न बुद्धा है। ईस्टर्न बुद्धा जो है वो स्मॉलर है, 38 मीटर यानी कि 125 फीट के हैं, एंड वेस्टर्न बुद्धा जो है वो बड़े हैं यानी कि 55 मीटर यानी कि 180 फीट के हैं ये। तो याद रखेगा जो ईस्टर्न बुद्धा है वो 570 एडी में बने थे, और जो वेस्टर्न बुद्धा है यानी कि जो बड़े हैं बुद्धा वो 618 एडी में बने थे। और ये बने थे कब? व्हेन द हेप्थैलाइट्स वर रूलिंग द रीजन, हेप्थैलाइट्स वर रूलिंग इन द रीजन। तो ये आपको देख रहे होंगे बामियान बुद्धा की ये पोर्ट्रे है, फोटोग्राफ है, जिसमें कि ये बड़े हैं यानी कि जो ये वेस्टर्न बुद्धा है, दिस इज स्मॉलर ईस्टर्न बुद्धा, है ना। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग द बामियान बुद्धा एज वेल। तो दिस इज व्हाट द फर्स्ट एडिटोरियल फ्रॉम द हिंदू। दूसरा जो एडिटोरियल है द हिंदू का वो है अ सेलेक्टिव न्यूक्लियर पॉलिसी। अब ये सेलेक्टिव न्यूक्लियर पॉलिसी है जो नॉर्थ कोरिया के ऊपर लिखा गया ये आर्टिकल है। बस इसमें हम आपको थोड़े से फैक्ट्स बता दूंगा, मैं आपको थोड़ा सा फैक्ट आपको बताता हूँ। इसमें सेलेक्टिव न्यूक्लियर पॉलिसी में ऑथर ने नॉर्थ कोरिया के बारे में बताया कि नॉर्थ कोरिया ने 2008 में अपने जो न्यूक्लियर कुछ फैसिलिटीज थे उनको बंद किया था। दे शट डाउन सम ऑपरेशन, सीज डाउन सम ऑपरेशन इन 2008, है ना। इसके बाद फिर चालू हुआ था और ऑपरेशन फिर से दोबारा सीज किए गए थे 2018 में। 2018 में दोबारा से ऑपरेशन सीज किए गए थे। कहाँ पे? इनकी एक फैसिलिटी है योंगबियोन में, योंगबियोन YONG योंगबियोन में एक फैसिलिटी है जो जहाँ पर की कहना चाहिए कि इनके जो काम थे 2018 में बंद किया गया था, लेकिन दोबारा से इन्होंने इस फैसिलिटी को ओपन कर दिया है। दे हैव अगेन रीस्टार्टेड दिस फैसिलिटी। अब रिसेंटली इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, एटॉमिक एनर्जी एजेंसी जो है IAEA, जिसका वियना में हेडक्वार्टर है, उसका ये कहना है कि दे हैव अगेन स्टार्टेड दिस योंगबियोन फैसिलिटी, है ना। दिस इज द थिंग विद दे हैव अगेन स्टार्टेड। तो ये लोकेशन याद रखेगा इस आर्टिकल में। थोड़ा सा मैं इस आर्टिकल में आपको न्यूक्लियर डिटरेंस के बारे में बता दूं, चूंकि न्यूक्लियर डिटरेंस का नाम आया था। तो न्यूक्लियर डिटरेंस एक पॉलिसी होती है, मिलिट्री डॉक्ट्रिन होती है, जिसका मतलब होता है कि अगर आपने न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी यानी न्यूक्लियर वेपन्स बना लिए हैं तो जो सामने वाली पार्टी वो आपके ऊपर अटैक नहीं करेगी। न्यूक्लियर डिटरेंस का मतलब है कि अगर आपने न्यूक्लियर वेपनरी बना ली है या आपके पास है तो सामने वाली पार्टी आपके ऊपर अटैक नहीं करेगी। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये कि सामने वाली पार्टी को जानती है कि अगर न्यूक्लियर अटैक हुआ या न्यूक्लियर वेपनरी का यूज हुआ तो नुकसान दोनों साइड को ज़्यादा होगा, बराबर होगा या उससे बहुत ज़्यादा होगा। इस कारण से न्यूक्लियर वेपनरी वाले कंट्रीज के ऊपर लोग अटैक नहीं करते। ये न्यूक्लियर डिटरेंस की पॉलिसी कहती है, ठीक है ना। इंडिया का क्या कहना है इस चीज़ के बारे में वो आपको बता दूं। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे इंडिया की जो पोजीशन है वो है कि इंडिया नो फर्स्ट यूज को विश्वास रखता है। नो फर्स्ट यूज बोलते हैं इसको, नो फर्स्ट यूज, यानी कि हमने कसम खा रखी है कि हम पहले यूज नहीं करेंगे, हम पहले न्यूक्लियर पावर इस्तेमाल नहीं करेंगे। इस्लामाबाद याद रखें कि पाकिस्तान का कोई नो फर्स्ट यूज पॉलिसी नहीं, देयर इज अ नो फर्स्ट यूज पॉलिसी, ठीक है ना। ये इस्पाउस नहीं करते हैं इस्लामाबाद, यानी कि पाकिस्तान में नो फर्स्ट यूज पॉलिसी नहीं है। याद रखेगा इंडिया की नो फर्स्ट यूज पॉलिसी है लेकिन पाकिस्तान की नहीं है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की फ्रॉम द हिंदू। अब हम मूव करेंगे इंडियन एक्सप्रेस की तरफ। तो इंडियन एक्सप्रेस में हम आते हैं जर्नलिज्म ऑफ करेज की तरफ। पहला जो आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे वो फ्रंट पेज से, इंडिया एक्नॉलेजेस तालिबान होल्ड्स पोजीशन ऑफ पावर एंड अथॉरिटी। तो पहली बार ऐसा हुआ है, इंडिया ने पहला क्लियर स्टेटमेंट दिया है तालिबान के ऊपर, एंड दे हैव सेड दैट तालिबान एज अ स्टेट एक्टर इंडिया एक्नॉलेज्ड इन अ जॉइंट स्टेटमेंट विद ऑस्ट्रेलिया सिडनी। ऑस्ट्रेलिया के साथ हमने एक क्लियर स्टेटमेंट दिया है जिसमें हमने ये कहा है कि नाउ तालिबान होल्ड्स अ पोजीशन ऑफ पावर एंड अथॉरिटी अक्रॉस Afghanistan. This reference is a step forward in the diplomatic establishment, but falls short of officially recognizing Taliban administration as a government. तो ये दो चीज़ें इस पे ध्यान रखनी है कि हम क्लियरली हमने अफगानिस्तान में तालिबान को एक्सेप्ट नहीं किया, क्लियरली वी हैव नॉट एक्सेप्टेड तालिबान, बट हाँ डिप्लोमेटिक रिलेशंस को बढ़ाने के लिए ज़रूर आप बोल सकते हैं कि इंडिया ने एक स्टेप फॉरवर्ड लिया है। दिस इज द फर्स्ट टाइम वी आर एक्सेप्टिंग। और ये
कब लिया? अभी 2+2 डायलॉग हो रहा था, इंडिया ऑस्ट्रेलिया का डायलॉग हो रहा है 2+2, जिसमें फॉरेन मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर इन्वॉल्व है, फॉरेन एंड डिफेंस मिनिस्टर्स इन्वॉल्व हैं। उसमें उन्होंने ये कहा है कि यस, इन अफगानिस्तान तालिबान होल्ड्स अ पावरफुल पोजीशन एंड अथॉरिटेरियन पोजीशन। तो ये जो न्यूज़ थी ये इंडियन एक्सप्रेस में आई थी, ये हिंदू में नहीं आई थी, इसलिए मैंने आपको बताना ज़रूरी समझा। एमा राडुकानू, याद रखेगा, ऑफ ब्रिटेन डिफीटेड लीला फर्नांडिस ऑफ कनाडा टू विन द वुमेन सिंगल फाइनल। तो वुमेन सिंगल जो है बेसिकली जीत लिया है। याद रखिएगा, इन्होंने यूएस ओपन जीता है। एमा राडुकानू ऑफ ब्रिटेन डिफीटेड लीला फर्नांडिस ऑफ कनाडा, और इन्होंने क्या जीता है? यूएस ओपन जीता है। 19 ईयर्स एज है इनकी, बहुत कम उम्र है, 19 ईयर्स में इन्होंने जीता। जो जिनको हराया वो भी 18 की थी, तो फाइनलिस्ट इस बार 18-19 साल के ही थे। सो दे डिफीटेड, दे प्लेड रियली वेल एंड आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। आगे मूव करते हैं। आज का जो एडिटोरियल हम डिस्कस करेंगे इंडियन एक्सप्रेस का, वो है द आत्मनिर्भरता चैलेंज। आज का जो आर्टिकल है वो है आत्मनिर्भरता चैलेंज। अब सबसे पहली बात इस आर्टिकल में जो ऑथर ने बोला है वो है कि रिसेंटली क्या हुआ कि गवर्नमेंट ने अनाउंस किया मिनिमम सपोर्ट प्राइसेस रबी क्रॉप्स के थोड़ा बढ़ाए गए। सीजन 2022-23 का जो आपका रबी क्रॉप्स का एमएसपी है वो बढ़ाया गया था। एंड एमएसपी ऑफ व्हीट इज अप बाय 2% व्हाइल दैट ऑफ रेपसीड एंड मस्टर्ड इज अप बाय 8.6%। तो रेपसीड और मस्टर्ड की जो कहना चाहिए एमएसपी थी वो 8.6% बढ़ाई गई, और वहीं पे एमएसपी जो व्हीट की थी वो केवल 2% बढ़ाई गई। ये चीज़ इंडिकेट तो ये कर रही है कि गवर्नमेंट जो है वो फोकस कर रही है एडिबल ऑयल एंड ऑयल सीड के ऊपर देन व्हीट, ठीक है ना। ऑथर का ये कहना है कि जो गवर्नमेंट है वो एडिबल ऑयल और ऑयल सीड्स के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रही है देन व्हीट, एंड ये राइट स्टेप भी है, क्योंकि अगर आप ये देखें इंडिया का जो इंपोर्ट है एडिबल ऑयल के केस में 60% जो हमारा कंजम्पशन है वो इंपोर्ट से होता है। हम मतलब इतना ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं। तो अगर हम इंडिया को एडिबल ऑयल, ऑयल पाम, इन सब चीज़ों में अगर हम इंडिया को आत्मनिर्भर बना सकें, यानी कि ये बना सकें, इंडिया को सेल्फ सफिशिएंट बना सकें, तो दैट विल बी वेरी गुड फॉर इंडिया, ठीक है ना। अब यहाँ पर ऑथर ने लेकिन ये कहा है कि लेकिन अगर आप प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ एमएसपी देखें, इफ़ यू सी द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ एमएसपी, तो यहाँ पर वीट के केस में वो ज़्यादा है। तो ऑथर का कहना है कि प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ एमएसपी इज़ मोर फॉर वीट, इसलिए बहुत मुश्किल है अभी भी कि जो फार्मर्स हैं वो रेपसीड और मस्टर्ड में शिफ्ट करेंगे द फ्रॉम वीट, क्योंकि जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो वीट में अभी भी ज़्यादा रहेगी, ठीक है ना। तो ऑथर का ये कहना है कि गवर्नमेंट को और ज़्यादा प्रयास करने चाहिए इफ़ दे वॉन्ट द फार्मर्स टू शिफ्ट फ्रॉम वीट टू एडिबल ऑयल और मस्टर्ड और रेपसीड। अगर आप रेपसीड, मस्टर्ड, वीट की तरफ, वीट से मूव करना चाहते हैं इनकी तरफ पे, तो आपको और ज़्यादा प्रयास करने पड़ेंगे। इट इज़ इंपॉर्टेंट टू नोट दैट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने रिसेंटली 11,000 करोड़ का नेशनल एडिबल ऑयल मिशन ऑयल पाम स्टैब्लिश किया है। आप सबको पता होना चाहिए कि नेशनल एडिबल ऑयल मिशन ऑयल पाम जो है स्टैब्लिश हुआ है। इट इज़ स्टैब्लिश एज अ पार्ट ऑफ द आत्मनिर्भर भारत अभियान। तो आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत ही NEOMOP यानी कि नेशनल एडिबल ऑयल मिशन ऑयल पाम जो स्टैब्लिश किया गया है, ठीक है ना। तो यू हैव टू रिमेंबर दिस, एंड दिस इज अ बोल्ड स्टेप टू ऑगमेंट डोमेस्टिक एडिबल ऑयल सप्लाईज। काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि 60% जो एडिबल ऑयल कंज्यूम इन द कंट्री इज इंपोर्टेड। इंडिया में जो 60% एडिबल ऑयल कंज्यूम होता है, इंडिया का 60% एडिबल ऑयल जो कंजम्पशन है वो इंपोर्ट से होता है। मतलब मोर देन हाफ ऑफ दिस बेसिकली होना चाहिए, कहना चाहिए। एंड इसमें से भी जो मोर देन हाफ ऑफ दिस इज पाम ऑयल विच इज फॉलोड बाय सोयाबीन एंड सनफ्लावर। तो इनके बाद सोयाबीन और सनफ्लावर आता है। तो कुल मिलाकर के जो हमारा मिशन है नेशनल एडिबल ऑयल मिशन, ये नेशनल एडिबल ऑयल मिशन पाम ऑयल के रिलेटेड ही है। हम पाम ऑयल में ऑयल पाम को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं। दैट इज द थिंग विच वी वांट टू इंक्रीज, एंड ये काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेप होगा। जो NEOM मिशन है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट मिशन है। लेकिन ऑथर ने ये कहा है कि क्यों इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि इट इज द ओनली क्रॉप दैट कैन गिव अप टू 4 टन्स ऑफ ऑयल प्रोडक्टिविटी पर हेक्टेयर। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ऑयल पाम को क्यों प्रमोशन दिया जा रहा है, क्योंकि ऑयल पाम इज द ओनली क्रॉप, दिस ऑयल क्रॉप विच कैन गिव अप टू 4 टन्स ऑफ ऑयल प्रोडक्टिविटी पर हेक्टेयर। तो 1 हेक्टेयर में 4 टन तक की ऑयल प्रोडक्टिविटी मिल सकती है ओनली फ्रॉम दिस ऑयल पाम। लेकिन एक इशू भी है इसमें, ये वाटर गजलिंग प्लांट है। इट्स अ वाटर गजलिंग क्रॉप। इट लव्स ह्यूमिडिटी। लगभग 150 mm of rainfall every month. It needs 150 mm of rainfall every month, and it thrives best in areas with temperature between 20 to 33 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 20 to 33 डिग्री सेंटीग्रेड बीच के टेम्परेचर में ये ज़्यादा ग्रो करता है। वाटर गजलिंग क्रॉप है, ठीक है ना। ऑथर ने लेकिन एक चीज़ ज़रूर बोली कि अभी अगर हम देखें तो हमको नेशनल रीअसेसमेंट कमेटी 2020 में बनी थी, नेशनल रीअसेसमेंट कमेटी। उसने कहा था कि अगर आपको ऑयल पाम में आत्मनिर्भरता यानी कि सेल्फ सफिशिएंसी चाहिए
चाहिए तो लगभग 28 लाख हेक्टेयर 28 लाख हेक्टेयर्स लैंड आपको चाहिए इस ऑयल प्रोडक्शन के लिए। लेकिन अगर हम 2020 में देखें तो केवल 3.5 लाख हेक्टेयर्स ही अभी जो है इसके अंदर टैप्ड है। अगर नेशनल एडिबल ऑयल मिशन ऑयल पाम को हम देखें वो 6.5 लाख हेक्टेयर्स को और ऐड करेगा। इसका मतलब है 6.5 प्लस 3.5 यानी कि 10 लाख हेक्टेयर्स, यानी कि 1 मिलियन हेक्टेयर्स आपने ऑयल पाम के अंदर रख लिया। लेकिन 1 मिलियन हेक्टेयर्स भी क्या सफिशिएंट है? तो सफिशिएंट तो नहीं है, क्योंकि हमने देखा रीअसेसमेंट कमेटी खुद कह रही है कि 20 लाख हेक्टेयर यानी कि 2.8 मिलियन आपको चाहिए, 2.8 मिलियन चाहिए और आप केवल 1 मिलियन दे पा रहे हो। तो ऑथर ने वही कहा है कि आपको और ज़्यादा लैंड नेशनल एडिबल ऑयल मिशन के अंतर्गत बढ़ाने की जरूरत है। आपको कम से कम 2025-26 तक 2 मिलियन हेक्टेयर्स, 2 मिलियन है कि 20 लाख हेक्टेयर्स तक आपको चाहिए कि आप एडिबल ऑयल के अंदर रखो, तभी आप सेल्फ सफिशिएंसी पा सकते हैं। तो यहाँ पर ऑथर ने कहा है कि अचीविंग सेल्फ सफिशिएंसी इन एडिबल ऑयल प्रोडक्शन थ्रू ऑयल सीड्स इज कॉम्प्लेक्स, थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, यानी कि लगभग आपको 45 मिलियन हेक्टेयर्स और चाहिए ऑयल सीड कल्टीवेशन के अंतर्गत। तो वही चीज ऑथर भी यही बता रहे हैं यहाँ पे कि दिस इज नॉट पॉसिबल विदाउट ड्रास्टिकली कटिंग डाउन द एरियाज अंडर सीरियल क्रॉप। अब ये पॉसिबल तभी है जब आप सीरियल क्रॉप्स का एरिया घटाएं, सीरियल क्रॉप्स का एरिया घटाएं और उसकी जगह पर फिर ये एडिबल ऑयल या ऑयल पाम की तरफ आप जाएं। सो द बेस्ट अल्टरनेटिव इज टू इंश्योर प्रॉपर केयर ऑफ पाम ऑयल क्रॉप, प्रोवाइड गुड प्लांटिंग मटेरियल, बेटर इरिगेशन मैनेजमेंट, फर्टिलाइजर्स एंड अदर इनपुट्स, ताकि प्रोडक्टिविटी जो है वो बढ़ाई जा सके। ठीक है ना? तो दीज आर द थिंग्स व्हिच वी नीड टू कीप इन माइंड इफ वी वांट टू रेज द प्रोडक्टिविटी ऑफ दिस ऑयल पाम एंड नेशनल एडिबल ऑयल मिशन का आप सक्सेस बनाना चाहते हैं तो। ठीक है ना? दैट इज द थिंग व्हिच इज इंपॉर्टेंट। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम है। तो यू कैन मूव विद मी। बैटल ऑफ सारागढ़ी, तो बैटल ऑफ सारागढ़ी न्यूज में था, इंडिया को इंस्पायर कर रहा है फ्रॉम 124 ईयर्स। ऑथर ने बताया कि 124 साल हो चुके हैं, 124 ईयर्स 12th एनिवर्सरी 124th एनिवर्सरी थी 12 सितंबर को बैटल ऑफ सारागढ़ी की। तो आप सबको पता होना चाहिए कि बैटल ऑफ सारागढ़ी जो था, सारागढ़ी वाज अ कम्युनिकेशन टावर बिटवीन फोर्ट लॉकहार्ट एंड फोर्ट गुलिस्तान इन द नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, जो कि अभी यहाँ पे इस समय पाकिस्तान में लाई करता है। तो सारागढ़ी जो थी वो कम्युनिकेशन टावर था बिटवीन फोर्ट लॉकहार्ट एंड फोर्ट गुलिस्तान इन नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, जो कि इस समय पाकिस्तान में लाई करता है। द फोर्ट वाज बिल्ट बाय महाराजा रंजीत सिंह। याद रखेगा, इस फोर्ट को बनाया किसने था? महाराजा रंजीत सिंह ने, लेकिन उसको रीनेम किसने किया था? वो ब्रिटिशर्स ने किया था। तो ये आपको याद रखना चाहिए कि दिस फोर्ट वाज बिल्ट बाय महाराजा रंजीत सिंह बट दिस वाज रीनेम्ड बाय द ब्रिटिशर्स। याद रखेगा, इसको बनाया रंजीत सिंह ने था फोर्ट सारागढ़ी को, लेकिन इसको रीनेम किसने किया था? इसको ब्रिटिशर्स ने रीनेम किया था। सारागढ़ी वाज यूजुअली मैन्ड बाय 40 सोल्जर्स। वैसे तो ये 40 सोल्जर्स के द्वारा मैन किया जाता था, लेकिन 1897 12 सितंबर को यहाँ पे केवल 21 सोल्जर्स थे। ये जो 21 सोल्जर्स थे 36th सिख रेजिमेंट के थे एंड नॉन कॉम्बेटेंट भी था इनमें से। एक दाद नाम का नॉन कॉम्बेटेंट भी था, एक ही वाज अ पश्तून। एंड इन्होंने किसके अगेंस्ट लड़े? ये 8000 अफरीदी एंड औरकज़ाई ट्राइबल्स, 8000 से ज़्यादा अफरीदी एंड औरकज़ाई ट्राइबल्स थे जिनके अगेंस्ट उन्होंने लड़ा। एंड दे हेल्ड द फोर्ट फॉर 7 आवर्स, 7 घंटों तक ये फोर्ट को होल्ड करके रखे रह गए। एंड लगभग 200 ट्राइबल्स की मतलब 200 ट्राइबल्स को उन्होंने मारा एंड 600 से ज़्यादा वहाँ पे लोगों की जो ये औरकज़ाई अफरीदी ट्राइबल्स थे इनको इन्होंने ख़त्म किया। तो दैट इज़ द थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट, है ना? दैट इज़ द थिंग विच यू शुड रिमेंबर। आगे देखिए, न्यू टेक्नोलॉजी बेस्ड ऑन क्रिस्पार टू कंट्रोल द ग्रोथ ऑफ मॉस्किटोज। तो क्रिस्पार बेस्ड टेक्नोलॉजी, क्रिस्पार आप सबको पता होना चाहिए कि जेनेटिक इंजीनियरिंग की टेक्नोलॉजी है जिसका यूज़ किया जा रहा है ताकि मॉस्किटो की पॉपुलेशन को रोका जा सके। तो इस टेक्नोलॉजी का नाम आप जरूर याद रखिएगा, यूपीएससी आपसे पूछ सकता है। इसका नाम है प्रिसीजन गाइडेड स्टेराइल इंसेक्ट टेक्निक, PGSIT। अगर आपसे कोई पूछे PGSIT क्या है, या ये है प्रिसीजन गाइडेड स्टेराइल इंसेक्ट टेक्निक है। इसका नाम क्या है? प्रिसीजन गाइडेड स्टेराइल इंसेक्ट टेक्निक है। और ये बेसिकली क्या है कि इट इज़ लिंक टू द मेल फर्टिलिटी। यहाँ पे आप मेल मॉस्किटो की फर्टिलिटी को कंट्रोल करते हैं।
ऑफस्प्रिंग क्रिएट करने की जो टेंडेंसी उसको ख़त्म कर देते हैं। एंड फीमेल फ्लाइट इन एडीज एगिप्टी, तो फीमेल फ्लाइट जो है एडीज एगिप्टी की वो ख़त्म करते हो। तो ये बेसिकली इस तरह से जेनेटिक इंजीनियरिंग की जाती है। द मॉस्किटो स्पीशीज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्प्रेडिंग डिसीज, अब ये जो एडीज एगिप्टी है इट इज़ अ मॉस्किटो विच इज स्प्रेडिंग डिसीज इंक्लूडिंग डेंगू, चिकनगुनिया, जीका। एडीज एगिप्टी ही है जो ये फैलाती है। तो PGSIT का नाम जरूर याद रखिएगा, इसका नाम है प्रिसीजन गाइडेड स्टेराइल इंसेक्ट टेक्निक, प्रिसीजन गाइडेड स्टेराइल इंसेक्ट टेक्निक। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट इज इट फॉर द डे फ्रेंड्स। आई होप यू लाइक द वीडियो, प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब, कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस। आप लोग एक चीज़ जरूर करेगा, प्लीज डू शेयर द वीडियो अमंग योर फ्रेंड्स, जरूर इसको शेयर करेगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।